वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जीएस की एक स्पेशल और न्यू वीडियो, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड वीडियो रहने वाली है। और इसमें जो है आपको एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं मैकमोहन रेखा, मैगिनोट रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर सर क्रिक रेखा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्धारण है वो आपके 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और उसी के आधार पर जो है इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपके मैकमोहन रेखा को लेकर, तो ये जो आपके मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो डेविस कप है ये निम्नलिखित में से किस खेल के साथ में संबंधित है। तो ऑप्शंस हैं गोल्फ, फुटबॉल, टेनिस या फिर क्रिकेट। तो दोस्तों, डेविस कप जो है ये आपके टेनिस के साथ में रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा दोस्तों, फुटबॉल से जो है आपके संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप रिलेटेड होते हैं। और जो आपकी गोल्फ है तो गोल्फ से आपके राइडर कप रिलेटेड होता है। और क्रिकेट से जो है आपके दिलीप ट्रॉफी रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं पेरिस, फ्रैंकफर्ट, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है ये आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा दोस्तों, अभी जो आपका पीछे एग्जाम हुआ था कोस्ट गार्ड नाविक का, तो उसमें आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो याद रखेंगे कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपके पेरिस, फ्रांस के अंदर स्थित है। ठीक है। तो यूनेस्को के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हाँ दोस्तों, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी के द्वारा आपके एक नया बैच लॉन्च किया गया है, ध्रुव बैच, जो कि आपके 13 अक्टूबर से लाइव हो चुका है। और दोस्तों, ये जो है आपके एक कंप्लीट बैच कोर्स रहने वाला है जिसमें कि डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और दोस्तों, इस बैच में जो है आपको यहाँ पे मयंक सर जो है मैथ्स पढ़ाएंगे, दीक्षा मैम जो है वो आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने वाली है, प्रतीक सर जो है वो यहाँ पे आपको रागा का सेक्शन कवर करवाएंगे, और जो शैलेंद्र सर है वो यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग अगर एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जो है संकल्प एनडीए 01/2023 बैच में एनरोल कर सकते हो, जो कि आपका कंप्लीट बैच कोर्स रहने वाला है। और ये भी जो है आपका 22 सितंबर से लाइव हो चुका है। और दोस्तों, इस बैच में जो है आप लोगों को टीम अर्पित चौधरी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके एनडीए के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है। और यहाँ पर जो है आप लोग फैकल्टीज को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एसएसबी के लिए जो है यहाँ पर मिशन एसएसबी 4.0 बैच को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको मेजर जनरल यश मोर, कैप्टन राजेश कुमार पांडे, कर्नल भूपेंद्र सिंह और एयर कमोडोर विकास प्रणिक के द्वारा जो है एसएसबी के लिए गाइड किया जाएगा। और उनके द्वारा टिप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये बैच भी जो है आपका 22 सितंबर से लाइव हो चुका है, तो आप लोग जो है इनमें इनरोल कर सकते हो। इनसे जुड़ी हुई लिंक्स जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अभी जो है अनअकैडमी के ऊपर अनलॉक 20 ऑफर चल रहा है, जिसका आज लास्ट डे रहने वाला है। तो अगर आप लोग आज रात 12 बजे से पहले इन डिफेंस के कोर्सेज में इनरोल करते हो, और आप लोग जो है अगर हमारा रेफरल कोड डिफेंस पॉइंट यूज करते हो, तो आप लोगों को जो है इन कोर्सेज के अंदर 20% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो ऑफर है सिर्फ आज रात 12 बजे तक वैलिड है। तो आप लोग जो है अग्निपथ एग्जाम्स और इसके अलावा जो है एनडीए एग्जाम्स के लिए एनरोल जरूर से कर लीजिएगा, जिसमें कि आप लोगों को अग्निपथ एग्जाम्स के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 1279 रुपए में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आप लोग एनडीए एग्जाम की प्राइजेस है वो भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस आप लोगों को रेफरल कोड जो है डिफेंस पॉइंट यूज करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बैच को परचेज करने में, तो आप लोग जो है इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिससे कि आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और दोस्तों, इससे जुड़ी हुई जो भी लिंक्स हैं वो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी।
तो ऑप्शंस दिए गए हैं एडम स्मिथ, ग्रीको रोमन, थियोफ्रैक्टस या फिर कार्ल लिनियस। तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जो है थियोफ्रैक्टस को जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आपके बाकी ऑप्शंस को लेकर, तो देखिए एडम स्मिथ जो है ये आपके अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के पिता कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कार्ल लिनियस जो है ये आपकी द्विनाम पद्धति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति, तो याद रखेंगे इसको भी, इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो थियोफ्रैक्टस है ये आपके हो जाएंगे वनस्पति विज्ञान। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हिंदू व्यू ऑफ माय लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर माय ट्रूथ। तो दोस्तों चारों ही पुस्तकें काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आंसर को लेकर बात करते हैं, उसके बाद जो है हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो हिंद स्वराज, और साथ ही जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों इन दोनों पुस्तकों के बारे में आप याद रखेंगे। अब देखिए बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो हिंदू व्यू ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पुस्तक का नाम दिया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये आपके जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो इनको जो है आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। और माई ट्रुथ जो पुस्तक है ये आपके इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इंदिरा गांधी। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं शिकागो, बोस्टन, लॉस एंजल्स या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये आपके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, और इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और जो आपके मानव अधिकार हैं उनके लिए जो है कार्य करना है। ठीक है, और जो आपके यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है ये आपके अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी याद रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि तमिलनाडु का जो है सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनीअट्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। देखिए तमिलनाडु का जो सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है ये आपके भरतनाट्यम है। ठीक है, और बाकी देखिए केरल, ठीक है, केरल का हो जाएगा यहाँ पे आपका कथक या फिर कथकली, केरल का कथकली। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है आपके आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और जो मोहिनी अट्टम है तो मोहिनी अट्टम भी जो है आपके केरल से ही रिलेटेड है। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही जो है आपके केरल से रिलेटेड है, और जो आपके भरतनाट्यम है ये आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है, और जो कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि फाहियान जो है ये इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए चीनी यात्री फाहियान जो है ये आपके 402 ईस्वी पूर्व जो है 402 ईस्वी पूर्व जो है भारत आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, और ये जो है इसके भारत आने का मुख्य उद्देश्य जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हेनसांग आया था। ठीक है ना, और हेनसांग के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम क्या था, सी यू की। तो इसकी पुस्तक का भी आप नाम याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था कौन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में आया था,
और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था इंडिका। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता, जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके दरबार में आया था। अब देखिए दोस्तों, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी, जिसका नाम था आपके अर्थशास्त्र। ठीक है, और चाणक्य जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और इसके अलावा जो उसके राजमंत्री भी थे। ठीक है ना। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 90 ईस्ट रीज जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज की बात हो रही है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 90 ईस्ट रीज जो है ये आपके हिंद महासागर में स्थित है और ये जो है आपकी एक ज्वालामुखी है। ठीक है, क्या है ये? आपके एक जलमग्न ज्वालामुखी है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो है आपके एक जलमग्न ज्वालामुखी है, जिसकी लंबाई जो है 5000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। और 90 ईस्ट रीज को जो है हिंद महासागर को ये जो है ना मतलब कि पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर में विभाजित करता है। तो याद रखेंगे कि 90 ईस्ट रीज जो है ये हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर में भी विभाजित करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमारे देश का संविधान है तो उसकी जो प्रस्तावना है ये इनमें से कौन से देश के संविधान से जो है अपनाई गई है या फिर कौन से देश के संविधान से अपनाई गई विशेषता है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो पंडित नेहरू के द्वारा बनाए गए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आयरलैंड से जो है आपके क्या लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है उसको वहां से लिया गया था। कनाडा के संविधान से अगर बात करें तो कनाडा के संविधान से जो है संघीय व्यवस्था को लिया गया था। और ब्रिटेन के संविधान से जो है दोस्तों आपके विधि का शासन और एकल नागरिकता को लिया गया था। तो ये जो है आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, इन तीनों एग्जाम्स में पूछे गए। तो इनके जो है नोट्स आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चंस इस बार भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 11। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये भी आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लगभग 2 से 3 बार जो है आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं सुदर्शन पटनायक, जेन ऑस्टन, आर के नारायण या फिर कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दास कैपिटल जो है ये एक पुस्तक है जिसकी रचना जो है आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। ठीक है, और इसमें पूंजी और पूंजीवाद का जो है विश्लेषण किया गया है और इसके अलावा जो है मजदूर वर्ग को जो है शोषण से मुक्त करने के उपाय जो है इसके अंदर बताए गए हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि पूरी पृथ्वी पर जो है इस तिथि को रात और दिन जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर जो है ठीक लंबवत पड़ती है, यानी कि दोनों गोलार्धों में जो है बराबर प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो दिन और रात की अवधि भी जो है ये यहाँ पर बराबर होती है। ठीक है, जिसमें कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो डेट याद रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं जहां पर पृथ्वी पर जो है रात और दिन बराबर होते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार जो है वो किसने किया? तो ऑप्शंस दिए गए हैं जॉन डाल्टन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, एल्फ्रेड नोबल या फिर ओटो बाल्थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। और डायनामाइट जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये जो है एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसके अंदर जो है सोडियम नाइट्रेट को यूज में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों आधुनिक
जो डायनामाइट बनाए जाते हैं यानी कि वर्तमान समय में, तो उनके अंदर जो है अभी आपके सोडियम नाइट्रेट की जगह पर नाइट्रोग्लिसरीन को यूज में लिया जाता है। तो इस पॉइंट को भी जो है आप लोग वैसे ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 14 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का सवाल हो जाता है, जिसमें कि पूछा गया था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा जो है ये आपके आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित एक द्वीप है, जिस पर भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल जो कि दिया हुआ है कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है। तो इनमें से कौन सी जल पट्टिका जो है वो आपके श्रीलंका और इंडिया को डिवाइड करती है, ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी, जिसमें कि आपको दिया हुआ है पाक जल डमरू। ठीक है, तो पाक जल डमरू मध्य जो है ये आपके भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली आपके एक जल पट्टिका है। ठीक है, और डूरन रेखा आपको पता ही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें मलक्का जलडमरू मध्य की, तो मलक्का जलडमरू मध्य जो है ना ये शायद आपके मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए जो कि आपको दिया हुआ है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था और उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है ये आपके एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। इसके अलावा दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, क्या थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शंस हैं लुई पोस्चर, चार्ल्स डार्विन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसके द्वारा आपके पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हो जाते हैं। लुई पोस्चर जिन्होंने आपके रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पोस्चर के द्वारा जो है रेबीज टीके की खोज की गई थी। और देखिए चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है आपके विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, विकासवाद का सिद्धांत। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पेनिसिलिन हो जाएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि आपके अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मैं यहाँ पर जो ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ इनको जो है आप लोग विशेष तौर पे नोट करेंगे क्योंकि इनमें से जो है आपको अलग से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम यानी कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना, जवाहरलाल नेहरू या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, जो कि आपके महान परमाणु वैज्ञानिक थे और इनको जो है भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है आपके शायद भारत सरकार द्वारा 1954 में। ठीक है ना, कब मिला था? तो याद रखेंगे 1954 में जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए अगला सवाल जो कि दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ये आपके जो है नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का सवाल हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं निर्देशित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, पारंपरिक अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कि अलग अलग बाजारों और आपके आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखेंगे कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे।
तो देखिए ऑप्शन हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राज्यों के राज्यपाल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति नहीं की जाती। अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो राज्यों के राज्यपाल हैं, इनकी जो आपके नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदरवन है ये इनमें से किसका एक उदाहरण है। तो आपके लिए ऑप्शन है पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मैंग्रोव वन। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको स्टडी मटेरियल, डेली क्विज और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।